हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई एम अनुराधा कश्यप, योर बायोलॉजी मेंटर। आज इस वीडियो में हम रेस्पिरेशन इन प्लांट का जो सेकंड लेक्चर है वो करने जा रहे हैं और आई होप हम इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर पाएँ। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जब आप रेस्पिरेशन की इक्वेशन को सम अप करते हो तो आपके पास एक सिंपल सी इक्वेशन निकल के सामने आती है विच इज़ जस्ट अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस वी कैन से। क्योंकि हमने फोटोसिंथेसिस में क्या किया था, फूड को ब्रेक डाउन, फूड को सिंथेसिस किया था, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। अब हमें एनर्जी चाहिए, तो जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्या करते हैं, हम उसी खाने को तोड़ करके एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस आपको याद है, जो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। अगर आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में नॉलेज है तो वहाँ पे आपको पता चला होगा कि हमने बेसिकली ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी किया था वहाँ पे एज अ बाई प्रोडक्ट। इसलिए हम बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। बट उसी ऑक्सीजन को फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के टाइम पे यूज़ कर लेते हैं और फूड को तोड़ने का काम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि हम इस पूरे चैप्टर में टोटली 4 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट विल बी योर व्हाट, ग्लाइकोलिसिस, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में समझा दी थी। सेकंड हमारा होता है एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन बेसिकली, और उसको हम लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं। और थर्ड होती है हमारी क्रैब साइकिल, जिसको TCA साइकिल यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल और C6 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। और फोर्थ होती है ETS, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। तो ये सारी इक्वेशंस थी। जो रेस्पिरेशन है इट इज़ अ एम्फीबॉलिक प्रोसेस, जिसमें आप ज़्यादातर कैटाबॉलिक को इंक्लूड कर लेते हो, क्योंकि कैटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, तोड़ने का काम यहाँ पे ज़्यादा करते हो आप। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी रिएक्शन है जो आपकी एनारोबिक कंडीशन में रन करती है, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर रन करती है। तो अगर आपने देखा भी हो तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, आपका ग्लाइकोलिसिस होता है। चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, दोनों के अंदर ग्लाइकोलिसिस रन करेगी और दोनों के अंदर ही साइटोप्लाज्म में रन करेगी। प्रोकैरियोट के अंदर तो ऐसा कोई ऑर्गेनल होती नहीं है, तो वहाँ पे तो सब कुछ ही क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। बट अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो देयर इज़ अ कंपार्टमेंटलाइजेशन। यूकैरियोट के अंदर हर एक चीज़ का एक अलग अलग कंपार्टमेंट है। लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि जो सेल है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या रन करेगा, आपका ग्लाइकोलिसिस रन करेगा। उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगी, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की भी आउटर मेम्ब्रेन होगी, देन इनर मेम्ब्रेन होगी। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, इनके बीच के स्पेस को आप बोलते हो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसके अंदर भी आपकी कुछ साइकिल्स रन करेंगी और जब आप और एंट्री करोगे अंदर, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर जब आप एंट्री करते हो तो वहाँ पर भी आपको क्या दिखाई देती है, साइकिल चलती हुई दिखाई देती है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर आपको दिखाई देगा क्रैब साइकिल रन हो रही है, और जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है यहाँ पे आपकी रन करती है बेसिकली ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी डिटेल में जब आगे डिस्कस करेंगे तो देखते हैं। उसके बाद आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि मैंने ये ग्लाइकोलिसिस जब आपको बताया था तो कुछ स्टेप बताए थे जहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। एक बार हल्का सा एक हिंट ले लेते हैं इसका, कि जब हमने ग्लूकोज को एंट्री करवाया ग्लाइकोलिसिस के अंदर, विच इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड, और इसमें इसका एक 1 मॉलिक्यूल एंट्री किया था, तो मैंने आपको कहा था दैट इट इज़ अ 10 स्टेप रिएक्शन एंड यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देयर आर सम स्टेप जो कि आपके रिवर्सिबल होते हैं, विच कैन गो इन द फॉरवर्ड एज वेल एज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ पर जो एंजाइम लगेंगे, जो कोफैक्टर के साथ एंजाइम इन्वॉल्व होंगे, वो आपको याद रखने होते हैं। तो जैसे ग्लूकोज था, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, तो यहाँ पे एक ATP टूटा था। क्यों टूटा था? क्योंकि 6th पोजीशन पे फॉस्फेट जब आपको ऐड करना था तो उस टाइम पर आपको एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट थी। डिटेल में मैंने लास्ट वीडियो में समझा दिया है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना था, सेकेंड स्टेप। 6 कार्बन का था ये भी, 1 मॉलिक्यूल। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, मैग्नीशियम कोफैक्टर की प्रेजेंस में ATP टूटा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर, और बना था फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ठीक है, ये भी क्या था, 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल था। उसके बाद हमने देखा कि अनदर एंजाइम जो कि एल्डोलेज होता है, इसकी प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो गया था PGAL के अंदर, फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड के अंदर। और ये था आपका 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल, और दूसरा था DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि अगेन 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल था। तो आपके पास पहले 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता था, लेकिन बाद में आपके पास टूट करके एल्डोलेज की प्रेजेंस में 2 कंपाउंड बन गए, 2 मॉलिक्यूल बन गए 3-3 कार्बन के। ठीक है,
अब हम पूरी रिएक्शन को इसके साथ आगे रन करेंगे तो कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि आपको फिर इसके स्टेप भी अलग से याद रखने पड़ेंगे। आप इस स्टेप के साथ चले जाओ, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हर चीज़ को दो दो में कन्वर्ट करेंगे। तो यानी हमने DHAP को वापस किस में कन्वर्ट कर दिया, PGAL को। ध्यान से सुन लो, ट्रायोज आइसोमेरेज जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसकी प्रेजेंस में हमने DHAP को वापस कन्वर्ट कर दिया PGAL के अंदर। और अब इसके एक नहीं दो मॉलिक्यूल हैं, इसी के साथ हम आगे जाएंगे। PGAL के अंदर आपने थर्ड कार्बन पर ऑलरेडी हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप था, लेकिन हमें एक और जगह पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना था। इसको आप बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। अब उस 3 कार्बन में से भी एक कार्बन पर तो फॉस्फेट लगा हुआ था, बट आपने एक और फॉस्फेट ऐड किया। NCERT इसको कोई स्टेप कंसिडर नहीं कर रही है। रीज़न, क्योंकि यहाँ पर कोई ATP इन्वॉल्व नहीं हुई है आपको फॉस्फेट देने के लिए। यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आया है H3PO4, इसके थ्रू क्या होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा और वो जाकर के कहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 1,3-DiPGL के साथ वो ऐड हो जाएगा। फर्स्ट पोजीशन पर आपका अब फॉस्फेट ग्रुप लग चुका है। अगेन ये 3 कार्बन का है, 2 मॉलिक्यूल लेके चलेंगे साथ में। लिखा भी है दैट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ स्टेप बिकॉज नो एंजाइम इज इन्वॉल्व हियर, राइट। उसके बाद 1,3-DiPGL से आपका बनेगा 1,3-DiPGA, यानी डिहाइड्रोजनेस की प्रेजेंस में आपने क्या किया है, यू आर गोइंग टू मेक एन Hg currency दैट इज NADH2। NADH2 जो बनता है दैट इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 3 ATP एट योर लेवल, बट जब आप थोड़ा और हायर लेवल पर जाते हो तो 2.5 ATP के इक्वल होता है। इवन जो आप ETS पढ़ोगे वहाँ पे बहुत झोल किया है NCERT ने, वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगी। वहाँ पे जो डायग्राम है वो अलग है और जो टेक्स्ट है बुक के अंदर वो अलग दिया गया है। टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो तो आपको 3 ATP बनते हुए दिखाई देते हैं एक NADH2 से, लेकिन जब आप डायग्राम को देखते हो तो वहाँ पे आपको 2.5 जो है NADH2 से ATP बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब जो डायग्राम है वो डायग्राम थोड़ा सा हायर लेवल से उठा लिया गया है और जो टेक्स्ट है वो आपकी लेवल पर उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो थोड़ा सा वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग की गई है। 1,3-DiPGA बन गया अब आपके पास। अगेन आपने क्या किया है, इसमें से एक 3 कार्बन का एक कंपाउंड था, उसमें से फर्स्ट पोजीशन पे भी फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, थर्ड पोजीशन पे भी फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है और सेकंड पोजीशन पे कोई फॉस्फेट ग्रुप अभी है नहीं, है ना। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि हम एक फॉस्फेट ग्रुप को हटा देते हैं और उसको हम दे देते हैं ADP को, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को हम दे देते हैं, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो सके, ATP में कन्वर्ट हो सके। तो नाउ ये जो आपने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दिया है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपका इस पोजीशन से आया है, फर्स्ट पोजीशन से आया है। अब फाइनली आपके पास ATP बन गई। यहाँ पे आपको 2 ATP बनेगी क्योंकि आप 2 मॉलिक्यूल लेकर के चल रहे हो, तो ये आपकी 2 ATP होंगी। यहाँ पे आपके 2 NADH2 बने होंगे क्योंकि आपने 2 मॉलिक्यूल लिए हुए हैं। अब फाइनली आपने क्या किया, 3PG आपके पास आ गया है, यानी 1 पे से फॉस्फेट ग्रुप हट गया, ओनली थर्ड पोजीशन पे आपके पास अब फॉस्फेट ग्रुप है जो कि कैसा है, 3 कार्बन का है और 2 मॉलिक्यूल हमारे पास होते हैं। बट मेरा मन नहीं माना, मैं उसको थर्ड पोजीशन पे नहीं रखना चाह रही थी, मैं चाहती थी कि उसको सेकंड पोजीशन पे कर दूं। तो फिर से मैंने एक एंजाइम के प्रेजेंस में उसको क्या कर दिया, 8th स्टेप में 3PGA से 2PGA कर दिया, यानी कि सेकंड पोजीशन पर मैंने फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दिया। अब हम इसको बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नाउ आप एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हो तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, जो कि अगेन 3 कार्बन का प्रोडक्ट है और 2 मॉलिक्यूल हमारे पास बनते हैं। बट यहाँ पर भी आपको एक रिवर्सिबल रिएक्शन सिखाई दे रही है कि आप जब फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड बना रहे हो तो आप वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकते हो, बिकॉज इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है, ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इस पोजिशन से आएगा, जो फॉस्फेट ग्रुप आपने जोड़ा हुआ था सेकेंड कार्बन पे, उसको हटा दीजिए, उसको आप दे दीजिए ADP को, तो ये बन गया आपका ATP। और फाइनली आपको मिल जाएगा पायरुविक एसिड, जो कि कैसा है, CH3CO, डबल बॉन्ड OH। ये भी 3 कार्बन के आपको 2 मॉलिक्यूल मिल गए हैं। तो पूरी रिएक्शन में अगर देखोगे तो एक ATP आपका यहाँ खर्च हुआ, एक ATP आपका यहाँ खर्च हुआ है ना, आपने तोड़ा है तो इस एरो से आपको समझ आ रहा है कि टूटा है। तो ATP यहाँ खर्च हुआ, ATP यहाँ पर खर्च हुआ, दोनों पर खर्च होने की वजह से क्या होगा, आपने 2 ATP को कंज्यूम कर लिया। क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ 1 मॉलिक्यूल लेकर चल रहे थे, इसलिए हम एक ATP ही कंसिडर करेंगे। इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्टिवेशन फेज और एनर्जी कंज्यूमिंग फेज, जिसमें आपके 2 ATP कंज्यूम होते हैं। बट फाइनली आप जब आगे चल रहे हो तो आगे आपने देखा कि आपने ATP और NADH2 बनाए हैं, एक आपने 2 ATP मॉलिक्यूल यहाँ बनाए हैं और 2 ATP मॉलिक्यूल आपने 10th स्टेप पे बनाए हैं।
यानी आपने टोटल 4 एटीपी बनाए हैं डायरेक्ट। जब आप एटीपी को डायरेक्ट बनाते हो तो इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेटिव फॉस्फोराइलेशन। लेकिन जब आप NADH2 को तोड़ करके ETS में NADH2 को तोड़ा जाएगा, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी 4th स्टेप के अंदर, और तब जब आप एटीपी बनाओगे उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो नाउ यू हैव 4 एटीपी बाय सबस्ट्रेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसमें से भी आपने 2 एटीपी तो कंज्यूम कर लिए थे ना ये वाले, तो नेट कितनी एटीपी बचे आपके पास? सिर्फ 2 एटीपी बचे और 2 NADH2 बचे। तो यहाँ पे देखो पूरा एक एनर्जी चार्ट दिया गया है कि सबस्ट्रेटिव फॉस्फोराइलेशन से यानी डायरेक्ट जो एटीपी थे वो कितने हैं एक्चुअली। डायरेक्ट जो आपके पास एटीपी थे वो थे बेटा 4, तो डायरेक्ट एटीपी हैं प्रोड्यूस्ड 4, लेकिन कंज्यूम कितने हो चुके हैं? 2 एटीपी आपके कंज्यूम हो चुके हैं, है ना, 2 एटीपी आपके कंज्यूम हो चुके हैं। तो नेट गेन कितना बचा है? 2 एटीपी का बचा है। उसके अलावा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या हुआ कि 2 NADH2 आपने प्रोड्यूस किए थे विच इज इक्विवेलेंट टू एटीपी। एटीपी के इक्विवेलेंट मानते 1 NADH2 गिव्स 3 एटीपी ऑलमोस्ट। सो टोटल एटीपी कितना हो गया? 2 एटीपी ये हैं और 6 एटीपी, यानी 2 NADH2 से बने होंगे तो 6 एटीपी ये हैं, तो 2 + 6 = 8 एटीपी आपको टोटल मिलते हैं। अब यहाँ से मैटर करता है कि आपके पास आगे ऑक्सीजन है या नहीं। तो आज का लेक्चर यहाँ से मेनली शुरू होने वाला है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो आप आगे रन करोगे क्रैब साइकिल के अंदर, है ना। बट अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, आप यहाँ तक तो विदाउट ऑक्सीजन सब कुछ हो रहा था, अगर आपके पास ऑक्सीजन आगे नहीं मिली आपको तो क्या होगा? तो एक्चुअली में आप एंट्री कर जाओगे ऐसी प्रोसेस के अंदर जहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है। इसको हम बोलते हैं एनएरोबिक कंडीशंस, यानी जब ऑक्सीजन नहीं होती उसको एनएरोबिक कंडीशंस बोला जाता है। तो देखो, यू हैव 3 पॉसिबल कैटाबॉलिक फेट्स ऑफ पायरुवेट। इसको आप पायरुविक एसिड बोल सकते हो, इसको आप पायरुवेट बोल सकते हो। इसके डिफरेंट फेट होते हैं, यानी इसके डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं, या तो ये किसी और रिएक्शन में चला जाए या किसी और रिएक्शन में चला जाए। तो यू हैव 3 डिफरेंट पॉसिबल फेट ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस में पायरुवेट या पायरुविक एसिड बना है, वी हैव 3 डिफरेंट पॉसिबल फेट ऑफ पायरुवेट। पहला देखो, ग्लूकोज से क्या बन गया? ग्लाइकोलाइसिस से 2 पायरुवेट बने, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, है ना। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बने। पहला तो है कि अगर वो एरोबिक कंडीशन है, मतलब कि ऑक्सीजन है वहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगा? 2 CO2 दे देगा अपने, और उसके बाद मतलब 2 मॉलिक्यूल लेके चल रहे हो ना, तो 2 CO2 निकलेंगे। एक मॉलिक्यूल से 1 CO2, तो 2 मॉलिक्यूल से 2 CO2। तो यहाँ पे ये बना देगा एक प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A। ये क्या है एक्चुअली? इट इज़ अ लिंक रिएक्शन। अब ये आगे जाकर के सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 मिनट, आई होप आपको दिख रहा, ओके। तो ये आगे जाकर के सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 4 CO2 + 4 H2O के अंदर, ठीक है। और एनिमल, प्लांट एंड मैनी माइक्रोबियल सेल्स अंडर एरोबिक कंडीशंस क्या करती हैं? पाथवे फॉलो करती हैं, जिसमें एक्चुअली हो क्या रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम होने के बाद आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल रन हो रही है, और सिट्रिक एसिड साइकिल जब आपकी रन होगी, क्रैब साइकिल जब आपकी रन होती है, तो आपके CO2 वगैरह बन जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाएंगे। तो बेसिकली इनको आप क्या कर रहे हो? रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? O2 को लेना, CO2 को रिलीज करना। तो यही तो पूरा इक्वेशन है। आपने O2 को यहाँ पे ले लिया, O2 को इनहेल कर लिया, जैसे हम ह्यूमन के अंदर करते हैं, सेम प्लांट ने किया। O2 को इनहेल करने के बाद, इनहेल तो नहीं बोलेंगे, ऑक्सीजन को लेने के बाद CO2 को रिलीज करना। तो यही तो था पूरा का पूरा, जिसमें हमने बोला है कि एरोबिक कंडीशंस के अंदर क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन इन प्लांट हो रहा है। बट सपोज देर इज़ नो ऑक्सीजन, देर इज़ नो एरोबिक कंडीशन, तो क्या होगा? एनारोबिक कंडीशन के अंदर प्लांट जो होता है वो तो अपना पूरा फेट चेंज कर लेता है। वो क्या बना सकता है? वैसे हम यीस्ट के अंदर देखते हैं ज़्यादातर, एनारोबिक कंडीशंस प्लांट के अंदर भी चलती हैं, बट अगर हम बात करें किसकी? यीस्ट की, तो यीस्ट के अंदर आपने देखा होगा कि एनारोबिक कंडीशंस में वहाँ पे इथेनॉल का प्रोडक्शन होने लग जाता है। तो वहाँ पे बनता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। जब कोई भी कंडीशन होती है एनारोबिक कंडीशन और उसके अंदर अल्कोहल का प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम उसको काइंड ऑफ फर्मेंटेशन बोलने लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? फर्मेंटेशन हो रहा है, ठीक है, ग्रेट। तो ये एक फर्मेंटेशन वाली प्रोसेस है, फर्मेंटेशन टू अल्कोहल इन यीस्ट। अगर मान लो एनारोबिक कंडीशन ही है, बट आपका जो एंजाइम है दैट इज़ लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है आपके पास, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्मेंटेशन टू लैक्टेट इन विग्रसली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स। आप जब कभी बहुत तेज़ भाग करके आते हो तो आपकी मसल्स को ना प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती,
उस कंडीशन में जो एनारोबिक कंडीशन आपकी मसल्स के अंदर क्रिएट हुई है, तो वो क्या करने लग जाता है, उस एनारोबिक कंडीशंस में लैक्टेट का फॉर्मेशन करने लग जाता है। जैसे ही लैक्टेट बनने लगता है और वो वहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगता है, तो आपको जोड़ों में दर्द होने लगता है ना। तो जब आपने देखा होगा कभी आप भाग करके आते हो तो आपके जोड़ों में दर्द होता है। अगर आप रैंडमली भाग रहे हो, मतलब डेली आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, कभी कभी भाग के आ रहे हो, तो उस कंडीशन में आपके जो मसल्स होती हैं उन तक प्रॉपर जल्दी जल्दी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। तो उस कंडीशंस में वहाँ पे लैक्टेट बनने लग जाता है, और लैक्टिक एसिड या लैक्टेट बनने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे दर्द शुरू हो जाता है। इरिथ्रोसाइट्स में आप सभी जानते हो इरिथ्रोसाइट कैसी है। इरिथ्रोसाइट के अंदर कोई ऑर्गेनेल नहीं होती, इरिथ्रोसाइट के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो इरिथ्रोसाइट में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगी, और इरिथ्रोसाइट के अंदर साइटोप्लाज्म में जो एनारोबिक कंडीशंस हैं वहाँ पे सिर्फ ग्लाइकोलिसिस रन करेगी, और उसके बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा, लैक्टेट ही बनेगा। और सम अदर सेल्स इन सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी कुछ सेल्स के अंदर क्या बनता है, लैक्टेट बनता है। तो ये एक फेट है, एक ऐसा फेट कि अगर आपको पूरी की पूरी रिएक्शन में जो पायरुवेट बना है उसको आपको आगे लेकर के तो जाना है, लेकिन आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप उसको इन कंडीशंस में रन करवा सकते हो। ये रही बात ग्लाइकोलिसिस की। हम मतलब कि हमने फर्स्ट जो स्टेप है उसको टोटली कंप्लीट कर लिया है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप की ओर। चलिए, अब ग्लाइकोलाइसिस के बाद आप एंट्री करते हो लिंक रिएक्शन के अंदर, यानी कि आप लिंक करो। अब लिंक में कैसे, जैसे ग्लूकोज था, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, राइट। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है। इससे आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि एक तो हमने PgAl बनवाया था जो कि 3 कार्बन का, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू क्या बनवाया था हमने, 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल PgAl, और दूसरा हमने बनवाया था DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि अगेन 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल था, है ना। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके पास जो सेल है, सेल में 3 चीज़ें हो सकती हैं। सेल में आप एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल की तरह कंसिडर करो, या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, या फिर आपका फैट होगा, या फिर प्रोटीन होगा, है ना। तीनों से ही आपको एनर्जी चाहिए है। अब डिपेंड करता है कि एनर्जी सबसे पहले कौन देगा। देखो, जब भी आप खाना खा रहे हो, नॉर्मल हो, आप नॉर्मल कंडीशंस में रह रहे हो, तो होता क्या है कि आपका जो खाना है उसमें तीनों चीज़ें बनती हैं, आपकी बॉडी में तीनों चीज़ें बनती हैं। ग्लूकोज बनता है यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है, आपका फैट बनता है, आपकी प्रोटीन बनती है। लेकिन टूटता क्या है, पहले एनर्जी हमें फैट की तोड़ने से ज़्यादा मिलती है, ग्लूकोज के तोड़ने से हमें जो एनर्जी मिलती है वो कम होती है अगर हम कंपेयर करें फैट और ग्लूकोज की एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो फैट हमें ज़्यादा एनर्जी देता है, लेकिन ग्लूकोज हमें कम एनर्जी देता है। बट स्टिल हम सबसे पहले ग्लूकोज को तोड़ते हैं, फैट को पहले नहीं तोड़ा जाता, ये बात याद रखना। ग्लूकोज को जब आप तोड़ते हो, ग्लूकोज इज़ एक्चुअली वी कैन से, ग्लूकोज एक बहुत ही अच्छा सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करता है जब उसको टूटना होता है। तो ग्लूकोज तोड़ करके ग्लाइकोलिसिस रन करवाई जाती है और आगे सारे काम किए जाते हैं एनर्जी बनाने के लिए। बट सपोज़ आप एक ऐसी कंडीशन में हो जब आपको खाना नहीं मिल रहा 2-3 दिन से, आप फास्टिंग पर हो, तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो फैट है वो भी टूटने लगेगा। अब फैट टूटता है, फैट टूटने की वजह से जब आपको एनर्जी मिलती है तो हम उसको बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। और सपोज़ आप अनशन पे बैठ गए हो, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, भूखे हो, आपको काफ़ी लंबे टाइम तक खाना नहीं मिल रहा, तो सबसे पहले आपकी बॉडी से ग्लूकोज टूटेगा, फिर आपकी बॉडी से फैट टूटेगा, एंड फाइनली जब उसको और खाना नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी से प्रोटीन टूटता है, जो कि खतरनाक कंडीशन हो सकती है। तो प्रोटीन जब टूटता है उसको आप बोलते हो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, और जब आपका फैट टूटता है तो इसको आप बोलते हो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। ये बात याद रखना कि जब फैट को तोड़ करके आप एनर्जी प्रोडक्शन करवाते हो, दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, और जब आप प्रोटीन को तोड़ करके एनर्जी फॉर्मेशन करवाते हो उसको आप बोलते हो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। तो ग्लूकोज वाला तो आपका नॉर्मल है, ग्लूकोज से DHAP बना या PgAl बना, आप दोनों में से किसी को भी आगे लेकर के जाओगे तो 2 मॉलिक्यूल आपको पायरुविक एसिड के मिल जाएंगे, ठीक है। अब पायरुविक एसिड से आपको आगे बनाना है एसिटाइल कोएंजाइम A। दिस इज़ द लिंक रिएक्शन एक्चुअली, ये पूरी एक लिंक रिएक्शन है। अब इस लिंक रिएक्शन के साथ साथ मैं क्रैब्स साइकिल भी पढ़ा दूंगी, यानी सेकंड और थर्ड स्टेप हम यहीं पे कंसिडर करेंगे। फर्स्ट स्टेप था ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना, ये है फर्स्ट स्टेप। अब देखो,
प्रोटीन और फैट कैसे एंट्री करेंगे साइकिल के अंदर एनर्जी बनाने के लिए। फाइनली सबको क्रैब साइकिल ही रन करानी है, चाहे वो आपका प्रोटीन हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो। फाइनली सबको क्या रन कराना है, सबको आपका क्रैब साइकिल रन करानी है एनर्जी बनाने के लिए। तो इनको एंट्री करनी पड़ेगी। प्रोटीन यहाँ से एंट्री कर सकता है, फैट यहाँ से, मतलब दिखाने के लिए बता रही हूँ। प्रोटीन आपका किस स्टेप पे एंट्री करेगा, फैट किस स्टेप पे एंट्री करेगा, ठीक है। तो ग्लूकोज तो नॉर्मल है। फैट किस में टूटता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर टूटता है। फैटी एसिड टूटा तो इसका होता है बीटा ऑक्सीडेशन, और जब ये बीटा ऑक्सीडेशन के बाद पहुंचता है तो कौन से स्टेप पर पहुंचता है, ये एसिटाइल एस यानी एसिटाइल को एंजाइम ए डायरेक्ट बना देता है। इसका मतलब इसके बाद से आगे किस में रन करेगा, ये क्रैब साइकिल में रन करेगा। तो फैटी एसिड किस स्टेप पर आकर के एंट्री करता है, एसिटाइल को एंजाइम ए के पॉइंट पे आकर के एंट्री करता है। प्रोटीन कहता है कि मैं डायरेक्ट तो एसिटाइल को एस को एंजाइम ए तक नहीं आ पाऊंगा, बट ठीक है मैं पायरुविक एसिड बना देता हूँ। पायरुविक एसिड अपने आप एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा, और ग्लूकोज तो आ ही रहा है डायरेक्ट, है ना, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। तो इसका मतलब साफ सा है कि हर कोई जो है वो फाइनली एसिटाइल को एंजाइम ए के पॉइंट पर आकर के मिल गया है। यहीं से वो क्या करेगा, आगे क्रैब साइकिल को रन करेगा। तो प्रोटीन जब आपका डी अमीनो एसिड, प्रोटीन हो चाहे प्रोटीन से अमीनो एसिड बन जाए, क्योंकि अमीनो एसिड इज द मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ प्रोटीन, राइट। तो प्रोटीन से जब अमीनो एसिड बने उनका क्या होगा, डीएमिनेशन होगा, यानी उनमें से अमीनो ग्रुप रिमूव होगा, डीएमिनेशन होगा, और वो फाइनली कौन से स्टेप पर आकर के इन्वॉल्व हो जाएंगे, पायरुविक एसिड के स्टेप पर आकर के इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब पायरुविक एसिड आपका क्या बनाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा। ये कैसे बनाएगा, पायरुविक एसिड जो होता है वो डी कार्बोक्सिलेज कराता है। डी कार्बोक्सिलेज इसके पास एक एंजाइम होता है सॉरी डी कार्बोक्सिलेज इसके पास एक एंजाइम होता है जिसका काम क्या होता है कि आप CO2 को रिमूव कर दो। ये 3 कार्बन का था ना, ये 3 कार्बन का था, आपने एक CO2 और रिमूव कर दिया तो ये कितने कार्बन का बचा, नाउ इट इज़ ओनली 2 कार्बन। तो वो मेंशन है यहाँ पे कि जब ये 3 कार्बन का था आपने एक कार्बन रिमूव कर दिया बाय द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डी कार्बोक्सिलेज, एक CO2 आपका निकल गया है। नाउ यू हैव एसिटाइल को एंजाइम ए, इसको हम एस को एंजाइम ए भी बोल देते हैं, जो कि 2 कार्बन का होता है। इसके अलावा यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स भी होता है। डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एक्चुअल में क्या करेगा, NADH2 बनवाता है। तो यहाँ पे आपका एक NADH2 बनता है इस तरीके से, NADH2 किससे बनेगा ये बेटा, NAD प्लस H+ लेकर के डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो होगा, कॉम्प्लेक्स मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो डीहाइड्रोजिनेज जो कॉम्प्लेक्स होगा आपका, ये क्या करेगा, NAD से NADH2 बनवा देगा। ये कितने मॉलिक्यूल चले आ रहे थे, ये 2 मॉलिक्यूल थे, है ना, मैं लिख देती हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ में रहे। ये भी कितने थे, ये 1 मॉलिक्यूल था और ये भी 1 मॉलिक्यूल था। लेकिन आपको याद हो अगर, तो हमने कौन से, यहाँ पे एक एंजाइम था, उस एंजाइम की ट्रायोज आइसोमेरेज, उस एंजाइम की प्रेजेंस में हमने क्या किया था, DHAP को PGL में कन्वर्ट कर दिया था और हम इस साइकिल के साथ आगे बढ़े थे। ग्लूकोज से DHAP या PGL बनवाने में आपको 4 स्टेप फॉलो करने पड़े थे, और इस प्रोसेस को, पूरी प्रोसेस को हमने क्या कहा था, इसको हमने कहा था ग्लाइकोलिसिस। तो ये पूरी जो प्रोसेस थी दैट वाज योर ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लिसरॉल जो होता है वो DHAP की जगह पर आकर के क्या कर जाता है, एंट्री कर जाता है और फिर आगे निकल जाता है। तो फाइनली आपके पास ग्लूकोज 6 कार्बन का था, 1 मॉलिक्यूल, इससे 2 मॉलिक्यूल निकले थे, 1 मॉलिक्यूल 3 कार्बन का ये, 1 मॉलिक्यूल 3 कार्बन का ये, क्योंकि 6 कार्बन का था। फिर हमने इसको भी इसमें कन्वर्ट करके आगे रन करवाया था, तो मैं आगे 2-2 मॉलिक्यूल लेकर के चल रही थी। तो पायरुविक एसिड के मुझे फाइनली 2 मॉलिक्यूल मिले थे। तो इसके यहाँ पे 3 कार्बन जब हमने यूज़ किए, तो यानी मैंने CO2 की प्रेजेंस में डी कार्बोक्सिलेज का यूज़ करके ये बनाया जो कि 2 कार्बन का 1 था। तो इस तरीके से यहाँ पे जब डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का आपने यूज़ किया होगा तो ये भी आपके बने होंगे। ये कितने बने होंगे, यहाँ पे 1 ही बना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप एक एक के साथ आगे चलोगे, है ना। तो बेसिकली हमने क्या देखा है यहाँ पे कि हमारे पास NAD प्लस H+ का यूज़ करके आप NADH2 बना रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इसमें और भी बहुत सारे कोफैक्टर आकर के इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे S को एंजाइम A, तभी तो आप एसिटाइल के साथ जो कि 2 कार्बन का है इसके साथ S को एंजाइम ए को जोड़ पाओगे, सल्फर को एंजाइम ए, है ना।
उसके अलावा यहाँ पे और क्या एंट्री करता है, लाइपोइक एसिड यहाँ पे एंट्री करता है, कोमा है, लाइपोइक एसिड यहाँ पे एंट्री करता है, मैग्नीशियम 2+ आयन यहाँ पे एंट्री करते हैं, और TPP विच इज़ अ थायमीन पायरोफोन जो होता है ये यहाँ पे एंट्री करता है। फाइनली आपके सारे के सारे टूटने के बाद कौन से पॉइंट पर आकर के एंट्री करते हैं, एसिटाइल एस कोएंजाइम ए के पॉइंट पर आकर के ये एंट्री करते हैं। अब यहाँ से शुरू होती है आपकी आगे क्रैब साइकिल। ओके तो जो क्रैब साइकिल होती है ना वो बहुत ही बड़ी प्रोसेस होती है जिसमें करीबन 10 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, बट आपकी एनसीईआरटी ने ऐसा कुछ बताया नहीं है। आपकी एनसीईआरटी ने ना उसको सिर्फ उन पॉइंट्स पे दिखा दिया जहाँ पर वो एनर्जी का प्रोडक्शन कर रही है। तो बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि उसको समझने की कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। तो देखो साइकिल है, अगर कोई भी साइकिल होती है तो वो वहीं से जहाँ से शुरू होती है वहीं पे ख़त्म होती है। इसका मतलब अगर एसिटाइल एस कोएंजाइम ए ने एंट्री की है तो जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो वहाँ पे एसिटाइल एस कोएंजाइम ए आपका यूज़ होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे इसका जो एसिटाइल एस कोएंजाइम ए है इसके साथ फर्स्ट प्रोडक्ट आपका एंट्री कर रहा है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ध्यान से सुनना, जो कि 4 कार्बन का है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ये 4 कार्बन का एक कंपाउंड है जो कि इसके साथ जुड़ करके मिल करके क्या बनाएगा, 6 कार्बन का कंपाउंड। क्योंकि ये 4 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, तो फाइनली आपके पास 6 कार्बन का एक कंपाउंड बनेगा। आई होप दिख रहा होगा ना आपको। ठीक है, तो 6 कार्बन, यानी मेरे पास ये ऊपर से आ जाएगा ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, ये बन जाएगा लिंक रिएक्शन के थ्रू। लेकिन ये मुझे चाहिए, अगर ये बनेगा तभी मैं आगे चल पाऊंगी। अगर ये नहीं बना तो मैं इसको आगे नहीं चला पाऊंगी क्रैब साइकिल को। तो ये एक ऐसा सबस्ट्रेट है जो बनना चाहिए। तो ये पॉइंट है इसका साइकिल का। देखो एसिटाइल एस कोएंजाइम है, सपोज मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड विच इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड। एक एंजाइम है, यहाँ पे भी आपको एंजाइम याद करने होंगे। और देखो ये जो लिंक रिएक्शंस थी ना ये भी मैट्रिक्स के अंदर हो रही थी, ये भी मैट्रिक्स के अंदर होगी। पूरी की पूरी क्रैब साइकिल जो होती है वो कहाँ रन करती है, क्रैब साइकिल आपकी मैट्रिक्स के अंदर ही रन करती है। क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, यानी जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर स्पेस है जहाँ पे मैट्रिक्स भरा हुआ है वहाँ पे ये रन करती है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना, उसके स्पेस के अंदर मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, दैट इज मैट्रिक्स के अंदर ये रन कर रही है। अब देखो क्रैब साइकिल को आपने और क्या क्या बोला था, इसको हम बोलते हैं TCA साइकिल, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर मैं इसको बोलती हूँ C6 साइकिल, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन का पहला प्रोडक्ट बनेगा। या फिर हम इसको डायरेक्ट सिट्रिक एसिड वो बनता है इसलिए हम इसको और क्या बोल देते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। क्रैब जो थे उन्होंने इसके बारे में बताया था, इसीलिए इसको क्रैब साइकिल ही बोला जाता है। सिट्रिक एसिड साइकिल भी आप इसको बोल सकते हो। तो अब आगे चलो। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो 4 कार्बन का है, सिट्रेट सिंथेस की प्रेजेंस में। तो एक बार ना रीड कर लो, हल्का हल्का रीड कर लो, आपको समझ आ जाएगा, फिर तो ईजी है। आगे पूरी साइकिल समझा रही हूँ। सिट्रेट सिंथेस की प्रेजेंस में और एसिटाइल एस कोएंजाइम ए के साथ ये मिल करके पहला प्रोडक्ट बनाता है, दैट इज योर सिट्रिक एसिड, जो कि 6 कार्बन का है। इसी वजह से इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड है, इसीलिए इसका नाम जो है वो C6 साइकिल रखा गया है। इसके पास 3 COH ग्रुप होते हैं। एसिटाइल एस कोएंजाइम 2 कार्बन का था, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का था। सिट्रेट सिंथेस की प्रेजेंस में दोनों मिल गए और इन्होंने ये पानी वाटर मॉलिक्यूल को यूज़ किया। कंडेंसेशन हम इस रिएक्शन को बोल रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल को यूज़ करके CO2 को इस स्टेप पर रिमूव किया। तो बेसिकली ये क्या हो गया, 6 कार्बन का आपका एक साइकिल रन हो रहा है ना। यहाँ पे CO2 रिमूवल मत दिखाना। अगर आपने यहाँ पे CO2 रिमूवल दिखाया बेटा तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। ये जो दिखा रखा मैंने गलत दिखा दिया, यहाँ पे गलती से हो गया। आपके जो 6 कार्बन है फिर ये आगे 6 कार्बन नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली 3 COH ग्रुप की क्या बनी है, आपके चीज़ें बनी हैं। उसके बाद सिट्रिक एसिड से वाटर मॉलिक्यूल निकाल करके एकोनिटेज, जिसका को फैक्टर आयरन होता है Fe2+, ये सिट्रिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, सिस एकोनिटिक एसिड में। अगेन 6 कार्बन का है। फिर से एक और एकोनिटेज एंजाइम आया, आयरन 2 पॉजिटिव, Fe2 वाटर इसने लिया और उसकी प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो गया, आइसोसिट्रिक एसिड साइकिल, आइसोसिट्रिक एसिड के अंदर, जो कि 6 कार्बन का है। अब यहाँ से एनसीईआरटी दिखाती है कि जब आइसोसिट्रिक एसिड है वो ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, किसकी प्रेजेंस में, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। जहाँ पे भी डीहाइड्रोजिनेज लग गया उसका मतलब यहाँ पे एनर्जी करेंसी बनेगी। तो NAD जो है वो आपका
क्या बना देगा, NAD++2H बना देगा। एक्चुअल में ये थोड़ा उल्टा एरो डल गया है, यहाँ पे आपकी एनर्जी करेंसी बनती है, तो इसका मतलब NAD, ये एरो इस तरीके से होगा, NAD, इसको आप NAD भी लिख सकते हो, या आप इसको और क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो NADH2 लिख सकते हो, या फिर आप इसको NADH भी लिख सकते हो। ठीक है, वैसे ये भी ठीक है क्योंकि आपने NAD++2H का यूज़ करके क्या बनाना है, NADH2 बनाना है, NAD और NAD इस तरीके से आपको बनाना होता है। NAD एक्चुअली यहाँ पे नहीं आएगा अगर आप ये चीज़ दिखा रहे हो। ठीक है, गिव मी 1 सेकेंड। देखो मैं बताती हूँ आपको, ये बात समझ लो, या तो NAD+ हो, NAD+ हो, या फिर NADH2 हो, या फिर NADH हो, तीनों का मतलब सेम है। एक्चुअल में NCERT थोड़ा सा इस तरीके से दिखा देती है कि जब आप NAD++2H कर रहे हो, मैंने एक चीज़ बोली ना कि NAD++2H करोगे उसका मतलब भी सेम है, NADH2 करोगे उसका मतलब भी सेम है, NADH करोगे तो उसका मतलब भी सेम है। इसका मतलब ये एरो पहले ठीक लगा हुआ था, एक्चुअल में यहाँ पे NAD आएगा, थोड़ा सा माइंड इधर उधर हो जाता है कभी कभी। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या था, NAD था। NAD ने जब प्रोटॉन यूज़ किए डिहाइड्रोजनेस की प्रेजेंस में तो उसने NAD++2H बनाया, तो वो बिल्कुल करेक्ट था एरो, NADH2 इस तरीके से बनाया। और या फिर वो NADH2 बना सकता था, NADH बना सकता था, NAD++2H बना सकता था, लेकिन NAD जो होगा वो 2 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। तो अगर मैं इस रिएक्शन को कुछ इस तरीके से दिखाऊँ आपके समझने के लिए, इट्स टोटली करेक्ट एक्चुअली। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, यहाँ पे बना देती हूँ, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ से या तो बनेगा NAD++2H+, ठीक है, और क्या बन सकता है, और बन सकता है NADH2, अंदर ही बनाना आप क्रैब साइकिल में दिखाने के लिए, आपको इजी रहेगा। और दूसरा आप लिख सकते हो NADH, तीनों इक्वल हैं, तीनों बराबर होते हैं। या तो आप लिख लो NAD++2H, या आप लिख लो NADH2, या फिर आप लिख लो NADH। और बनाओगे किससे, आप इसको बनाओ NAD से। नाउ इट इज़ करेक्ट। तो आपके पास ये चीज़ याद रखना कि इसका यूज़ करके, डिहाइड्रोजनेस का यूज़ करके मैंगनीज को फैक्टर की प्रेजेंस में आपने NAD से एनर्जी करेंसी बना ली है, जो कि इक्विवेलेंट है, एक NADH2 इज इक्विवेलेंट टू 3 ATP। तो ये मैं हटा देती हूँ, ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा अब आपके लिए, इसको हम हटा देते हैं, है ना। तो इस तरीके से होगा। अभी इस स्टेप पे भी 6 कार्बन थे, यहाँ पे भी 6 कार्बन होंगे। जो आइसोसिट्रिक एसिड है उससे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस की प्रेजेंस में अनदर कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड। इसको हम बोलते हैं ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड। ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड क्या है, 6 कार्बन का कंपाउंड है, और इससे आपके पास एनर्जी करेंसी बन गई है। ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड अगेन डी कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में, यानी अब इसने एक CO2 रिमूव कर दिया। जहाँ पे भी डी कार्बोक्सिलेज आ जाता है उसका मतलब होता है कि आपने एक CO2 को रिमूव कर दिया है। तो डी कार्बोक्सिलेज से आपने CO2 को जैसे ही रिमूव किया, आपके पास बन गया अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, जो कि क्या है, 5 कार्बन का कंपाउंड है। इफ़ यू रिमेंबर, क्योंकि आपने 6 कार्बन का यूज़ किया, एक कार्बन आपने निकाल दिया, तो बचा कितना, 5 कार्बन ना। अब अल्फा कीटोग्लूटारिक एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो एक इंटरमीडिएट है क्रैब साइकिल का, लेकिन अगर आपके प्लांट को ज़रूरत है अमीनो एसिड ग्लूटामेट की, तो ये आपका इस साइकिल से निकल जाएगा और क्या बना देगा, ग्लूटामेट सिंथेसिस करा देगा। इसीलिए हमने बोला था कि रेस्पिरेशन इज़ अ एम्फीबोलिक प्रोसेस, क्योंकि वहाँ पे देर आर सम इंटरमीडिएट इन द क्रैब साइकिल विच कैन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अनदर कंपाउंड। तो वो कुछ बना भी रहे हैं। जब कुछ बनता है तो आप उसको क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो बेसिकली एनाबोलिक प्रोसेस। तो यहाँ पे ये किसके लिए भी जा सकता है, ये आगे जा करके आउट ऑफ साइकिल ये क्या बना सकता है, अगर रिक्वायरमेंट है, इफ रिक्वायरमेंट, तो ये क्या बनाएगा, ये बना देगा आपका ग्लूटामेट। ये आपका क्या बना देगा, ये आपका बना देता है ग्लूटामेट, जो कि क्या होता है, एक अमीनो एसिड। ठीक है, डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट कैसी है। अब यही अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन का आगे जाएगा। यहाँ पे भी देखो 2 एंजाइम है, वही सेम वाले, ये वाले, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेस था, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेस था, यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेज था। डिहाइड्रोजनेस में एक एनर्जी करेंसी बनती है, डिकार्बोक्सिलेज में CO2 रिमूव होती है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जब कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल को एंजाइम ए के अंदर, तो दोनों स्टेप फॉलो होते हैं। इसके पास दोनों एंजाइम होते हैं,
डिहाइड्रोजिनेज भी होता है, डी कार्बोक्सिलेज भी होता है। तो डिहाइड्रोजिनेज का मतलब NAD से NADH2 बनेगा और डी कार्बोक्सिलेज का मतलब CO2 रिमूव होगा। तो अगर ये 5 कार्बन का था तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन का हो जाता है। और यहाँ पे एनर्जी करेंसी बन गई है NADH2, मतलब कि अब मेरे पास ATP बनेगी, इसके बाद इससे ATP बनेगी, इससे ATP बनने को मैं बोलती हूँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। उसके अलावा यहाँ पे कोएंजाइम A एक्स्ट्रा आ गया है, बाहर से आया है, इस साइकिल में एंट्री कर गया है और उसने बना दिया है सक्सिनाइल कोएंजाइम A, जो कि कैसा है, 4 कार्बन का कंपाउंड है। नाउ सक्सिनाइल कोएंजाइम A इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनाइल थायोकाइनेज एंजाइम सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि अगेन 4 कार्बन का है। अब तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं हुई तो ये भी 4 कार्बन का है। तो यहाँ पे जो COA आपने डाला था वो रिमूव हो जाएगा, वाटर आपको रिक्वायर्ड होगा। आपको वाटर एक्चुअली काउंट नहीं करना होता पूरी साइकिल के अंदर, वो आपका मेन प्रोडक्ट नहीं है। आपको CO2 और एनर्जी करेंसी देखनी होती है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी एनर्जी बन रही है और कौन कौन सा किस किस स्टेप पर CO2 रिमूव या ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका जैसे ही ये सक्सिनाइल थायोकाइनेज जो है वो आता है, वो सक्सिनाइल कोएंजाइम को सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो एक एनर्जी करेंसी और बनती है जो कि GDP होती है, GTP होती है। GDP में अगर आप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा GTP, विच इज़ इक्विवेलेंट टू ATP, यानी ATP बोल दो या GTP बोल दो, बराबर होता है। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है लेकिन दोनों को आप एनर्जी करेंसी कंक्लूड कर सकते हो, राइट। अब सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन का है, इससे बनता है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड अगेन आपको एक एनर्जी करेंसी देता है, वो FAD को यूज़ करके FAD++2H में कन्वर्ट कर देता है। अब चाहे आपके पास FADH2 हो, चाहे आपके पास FAD+2H+ हो, या फिर आपके पास FADH हो, तीनों ही सेम होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुन लो, या तो FAD++2H हो, या फिर FADH हो, या फिर FADH2 हो, ये तीनों ही बराबर होते हैं। और एक FADH2 हमें 2 ATP देता है। जैसे एक NADH2 हमें 3 ATP देता है, वैसे ही एक FADH2 हमें 2 ATP देता है। तो यहाँ पे सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड वाले पॉइंट पे आपकी एनर्जी करेंसी बनी। ठीक है, अब पूरा का पूरा ये रिएक्शन जो है मैट्रिक्स के अंदर चल रहा है, तो सारे के सारे एंजाइम भी मैट्रिक्स के अंदर होंगे, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की ये जो देखो, अगर ये सेल थी, ठीक है, ये सेल है कोई, इसका ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, सपोज ये पूरी बड़े वाली माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बनाई है, या माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर मेरी इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो आप ये देख रहे हो वाइट, ये वाला, इस पार्ट को, ये जो मैंने रेड किया है, इस पार्ट को मैट्रिक्स में बोल रही हूँ। तो सारी की सारी क्रैब साइकिल इसके अंदर अंदर चल रही है, यानी इस रेड वाले पोर्शन में चल रही है। तो सारे एंजाइम भी यहीं पे होंगे, मैट्रिक्स के अंदर ही होंगे। लेकिन देयर इज़ ओनली वन एंजाइम जो आपका सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट करता है, वो इस मैट्रिक्स के अंदर ना होकर के इस मेम्ब्रेन के अंदर है, इस मेम्ब्रेन के अंदर है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये क्वेश्चन कई बार नीट में पूछा जा चुका है कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो कि आपका FAD का यूज़ करके FAD++2H+ बनवाता है, ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है? तो इट इज़ द ओनली एंजाइम ऑफ द क्रैब साइकिल विच इज़ अटैच टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। पूरी साइकिल मैट्रिक्स में रन कर रही थी, बट ये कहाँ है? ये आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर है, नॉट इनटू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर ये नहीं होगा, ये बात हाईलाइट कर लो, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। द ओनली एंजाइम ऑफ द क्रैब साइकिल विच इज नॉट प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंड इट इन्वॉल्व्स एट द स्टेप ऑफ conversion of succinic acid to fumaric acid, which is a 4 carbon compound, and there is a production of energy currency in the form of FADH2. इज इट क्लियर? तो ये बात याद रखना, जितना भी पॉइंट यहाँ पे मैंने अभी कंक्लूड करवाया है। अब फ्यूमेरिक एसिड भी 4 कार्बन का है। फ्यूमेरिक एसिड में थोड़ा सा चेंज होगा आइसोमेरिक फॉर्म में फ्यूमारेज की प्रेजेंस में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड के अंदर। मैलिक एसिड भी क्या है? 4 कार्बन का कंपाउंड है। अब मैलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, जहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेज होगा
चाहे तो वो FADH2 बनवाएगा या फिर वो NADH2 बनवाएगा, ये दोनों एनर्जी करेंसी बनवाएगा। मैं अभी जब दोबारा समझाऊंगी एक बार तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में मैलिक एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, जो 4 कार्बन का था, और यहाँ पर एनर्जी करेंसी बनी NAD का यूज़ करके, NAD+ प्लस 2H प्लस बन गया, वही NADH2 बन गया हमारे पास, है ना। तो फाइनली यहाँ पे भी आपकी मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में एनर्जी करेंसी बनी है, और ये वो प्रोडक्ट था जो बार बार बनना ज़रूरी है। अगर ये नहीं बनेगा तो आप एसिटाइल कोएंजाइम को पिक नहीं कर पाओगे, क्योंकि एसिटाइल एस कोएंजाइम A जब मिलता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ, दोनों मिलते हैं, तब जाकर के क्या बनता है, सिट्रिक एसिड बनता है, तब ये पूरी साइकिल रन करती है। अगर ये नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो क्रैब्स साइकिल को रन करवाने के लिए इसका होना ज़रूरी है। साइकिल है ना, तो साइकिल को आप एंड प्रोडक्ट एंड टाइम पे लेकर के आओगे ना, वहीं पे जहाँ पे आपने शुरू की थी, ठीक है। तो एक बार ये स्टेप देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे एनर्जी करेंसी बनी है। तो देखो, जब पहले तो एक कार्बन का पूरा वो कर लेते हैं एड ऑन की कैसे कैसे क्या हुआ। तो 2 कार्बन का ये प्रोडक्ट था, 4 कार्बन का ये प्रोडक्ट इसको मिला, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर बना हुआ था। दोनों ने मिलकर 6 कार्बन का कंपाउंड बनाया। अब यही 6 कार्बन का कंपाउंड आगे आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। पहला स्टेबल प्रोडक्ट था सिट्रिक एसिड, जिसकी वजह से इसका नाम C6 साइकिल रखा गया। अब यही 6 कार्बन का प्रोडक्ट आगे आइसोसिट्रिक एसिड, यानी थोड़ा सा इसकी शेप में चेंज हुआ होगा, आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। अब आइसोसिट्रिक एसिड ने फर्स्ट टाइम क्या किया, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में एनर्जी करेंसी बनाई, NAD का यूज़ करके NADH2 बनवाया। वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड में। अगेन 6 कार्बन के हैं ये। फर्स्ट टाइम अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनाते वक्त ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड ने डी कार्बोक्सिलेज का यूज़ करके CO2 को रिमूव कर दिया। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से जब सक्सिनाइल कोएंजाइम A बना, तो सक्सेसिवली यानी कि एक के बाद एक तुरंत क्या हो रहा है, 2 कार्बन रिमूव हो गए हैं। पहले 6 कार्बन से 5 कार्बन का प्रोडक्ट बना, और फिर 5 कार्बन से 4 कार्बन का प्रोडक्ट बना। और ध्यान से अगर आप देखोगे तो इस स्टेप पर भी क्या था, 6 कार्बन था, 6 कार्बन ने जब 6 कार्बन में कन्वर्ट किया था, आइसोसिट्रिक से ऑक्सैलो बना था, तो एक एनर्जी करेंसी बनी थी। फिर क्या हुआ, फिर डी कार्बोक्सिलेज यानी CO2 बना, यानी ये अलग बना, ये अलग बना। लेकिन जब आप इस स्टेप से इस स्टेप पर गए तो दोनों चीज़ें एक साथ हो गई, आपकी एनर्जी करेंसी भी बन गई और आपका CO2 भी रिमूव हो गया, यानी 5 कार्बन से टोटल 4 कार्बन पे आ गए। फिर आपने देखा, फिर से आपने एक और एनर्जी करेंसी बनाई विच इज़ इक्विवेलेंट टू GTP, और यहाँ से सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनिक एसिड बन गया। सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में जब कन्वर्ट होता है तो एक एंजाइम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इट इज़ द ओनली एंजाइम विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इट इज़ अटैच्ड टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे जो एनर्जी करेंसी बनती है वो FADH2 की फॉर्म में बनी। अब यहाँ से सब कुछ 4 कार्बन की फॉर्म में आगे चल रहा है। मैलिक एसिड भी 4 कार्बन का होता है, और मैलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एनर्जी करेंसी बनाता है, और फाइनली ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये साइकिल फिर से रन हो जाती है। तो आपके पास लिंक रिएक्शन के बाद से बताती हूँ। देखो, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तक आते आते आपने एक NADH2 बना लिया था, इफ़ यू रिमेंबर। यहाँ पे ये देखो, आई होप दिख रहा होगा, ओके ये वाला स्टेप देखो, 1,3-डाई-PGAL से 1,3-डाई-PGA में जब आप आए थे तो आपने एक एनर्जी करेंसी बना ली थी, यानी 2 मॉलिक्यूल NADH2 के बना लिए थे, है ना। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी आप एक मॉलिक्यूल के साथ आगे रन कर रहे हो, तो पूरी प्रोसेस एक के साथ जाएगी ना। तो NAD प्लस यहाँ पे एक NADH2 बना, मतलब मैं सिर्फ एक PGL को लेके चल रही हूँ, एक मॉलिक्यूल का दिखा रही हूँ। एक मॉलिक्यूल का दिखाऊंगी तो पूरी साइकिल एक बार रन कराऊंगी, 2 का दिखा दूंगी तो 2 बार रन करा दूंगी, तो 2 बन जाएंगे सब कुछ। तो एक NADH2 यहाँ बना, फिर एक NADH2 आपके पास यहाँ बन रहा है, और एक NADH2 यहाँ बनेगा, और एक FADH2 यहाँ बनेगा। तो 1 2 3 4, ये भी एक FADH2 की तरह है लेकिन थोड़े कम एनर्जी देता है। तो ये टोटल हमारे पास 3 तो यहाँ बने, 1 2 3 NADH2 बने, और एक FADH2 बना, और एक ग्लाइकोलाइसिस में बना, तो 4 और प्लस 1 5 हो गए हैं टोटल, है ना, 5 हो गए हैं। और GTP देखोगे तो ग्लाइकोलाइसिस से 2 ATP बनी थी, और एक GTP यहाँ पे बनी है एक बार साइकिल रन करने पे। तो ये पूरा प्रोसेस इस तरीके से चलता रहेगा। यहाँ पे कुछ ट्रिक दी गई है, तो अगर आप देखना चाहो तो, वैसे तो ये ट्रिक एक मैम की है, मेरी तो नहीं है, ये ट्रिक मैंने नहीं बनाई थी, किसी ने बताई थी, तो मैंने आपकी सिंप्लिसिटी के लिए बता दी है। यहाँ पे अगर करना चाहो तो कैसे याद रखोगे कि सिट्रिक एसिड एंड सिस एकोनेटिक एसिड भी आप इसको बोल सकते हो, मतलब दोनों पास पास हैं।
तो सिट्रिक एसिड एंड सिस एकोनिटिक एसिड इज मतलब आइसोसिट्रिक एसिड, इज आर मतलब ऑक्सैलो, ओ से फर्स्ट वर्ड, आर मतलब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑसम मतलब अल्फा, ए से अल्फा, ऑसम। स्टेबल से मतलब सक्सिनाइल कोएंजाइम है। सबस्ट्रेट मतलब सक्सिनिक एसिड। फोर मतलब फ्यूमेरिक एसिड। मेकिंग मतलब मैलिक एसिड और मेकिंग ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, तो लास्ट प्रोडक्ट। तो सिट्रिक एसिड एंड सिस एकोनिटिक एसिड इज आर ऑसम स्टेबल सबस्ट्रेट for making oxaloacetic acid. This is the trick which you can use for your simplicity. Citric acid लाइन में बताए गए हैं, citric acid and cis aconitic acid is our awesome stable substrate for making oxaloacetic acid. ठीक है, तो दिस इज़ योर क्रैब साइकिल जो हमने पूरी पढ़ी। इसमें मैंने दोनों चीज़ें रन की, लिंक रिएक्शन एंड क्रैब साइकिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी 3 रिएक्शन आपने कंप्लीट कर ली हैं। आपने एनर्जी करेंसी बनाने के लिए ग्लाइकोलिसिस रन कर लिया है। कुछ एनर्जी यहाँ बनी थी, दोनों फॉर्म में बनी थी, ATP की फॉर्म में, NADH2 की फॉर्म में। फिर हमने लिंक रिएक्शन में एंट्री की। लिंक रिएक्शन में कोई ATP नहीं बना। पायरुविक से जब आपने एसिटाइल कोएंजाइम ए बनवाया तो कोई ATP GTP नहीं बना, लेकिन हाँ वहाँ पे NADH2 ज़रूर बना। उसके बाद आप क्रैब साइकिल में एंट्री करें, वहाँ पे आपको GTP भी मिला, आपको वहाँ पे NADH2 भी मिला, वहाँ पे आपको FADH2 भी मिला, तो यहाँ पे भी आपकी एनर्जी बनी। अब ETS पे आ गई। ETS का मतलब आपने जितनी भी ATP थी वो एज इट इज़ बन गई, उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन। बट जितनी NADH2 थे या जितने FADH2 थे उनसे हमें एनर्जी नहीं मिली है, उनको एज अ सबस्ट्रेट अब आप तोड़ोगे, किसके अंदर तोड़ोगे, ETS के अंदर तोड़ोगे, और फाइनली अब आप उससे क्या बनवाओगे, एनर्जी बनवाओगे। तो उसको हम बोलते हैं पूरी की पूरी को क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मैं लिंक रिएक्शन के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगी। देखो पॉइंट्स हैं, कुछ याद कर लेते हैं और कुछ डाटा सम अप कर लेते हैं। लिंक रिएक्शन को एसिटाइल एस कोएंजाइम ए या गेटवे स्टेप भी बोलते हो, या फिर फर्स्ट डी कार्बोक्सिलेशन स्टेप भी बोलते हो, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम डी कार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए इज फॉर्म्ड व्हेन पायरुविक एसिड एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, आपने CO2 रिमूव किया था ना, 3 कार्बन का था तो 2 कार्बन बने थे ना, तो फर्स्ट डी कार्बोक्सिलेशन स्टेप है, फर्स्ट डी कार्बोक्सिलेशन स्टेप है, इससे पहले ग्लाइकोलिसिस में नहीं हुआ था। और यहाँ से ही वो किस में एंट्री कर गया है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब तक सब कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर चल रहा था, यहाँ से वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रन कर जाता है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट डी कार्बोक्सिलेशन भी है एज वेल एज डिहाइड्रोजिनेशन स्टेप भी है, बट फर्स्ट डिहाइड्रोजिनेशन अकर ओनली इन द ग्लाइकोलिसिस फ्रॉम PGL। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो ये वाला पाथवे है, ये वाला पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम है, ये लिंक रिएक्शन है। ठीक है, इस लिंक रिएक्शन में ये फर्स्ट डी कार्बोक्सिलेशन स्टेप है, क्योंकि यहाँ से पहले आपने एक बार भी CO2 को रिमूव नहीं किया था। आपने ग्लूकोज को सिर्फ 6 कार्बन के ग्लूकोज मॉलिक्यूल को 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में तोड़ दिया था, जो कि 3-3 कार्बन के थे, बट आपने कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं की थी। ये पहला स्टेप था जहाँ पे आपने पायरुविक एसिड से एसिटाइल एस कोएंजाइम ए बनवाया था, और ये 3 कार्बन से 2 कार्बन में कन्वर्ट हुआ था। दिस इज द फर्स्ट डी कार्बोक्सिलेशन स्टेप। और साथ में ये डिहाइड्रोजिनेज स्टेप भी था, क्योंकि यहाँ से आपने NADH2 भी बनवाया था। लेकिन ये फर्स्ट डिहाइड्रोजिनेज स्टेप नहीं था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डिहाइड्रोजिनेज स्टेप जो था वो ये वाला था। यहाँ पे आपने फर्स्ट टाइम क्या किया था, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपने NADH2 बनवाया था। ठीक है, यही चीज़ इसने बोली है। नो सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन, जो आपकी लिंक रिएक्शन है उसमें कहीं पे भी आपने ATP बनती हुई नहीं देखी है डायरेक्ट। इसका मतलब देयर इज नो सबस्ट्रेटिव फॉस्फोराइलेशन, नो डायरेक्ट ATP सिंथेसिस। हाँ, NADH2 बना है, लेकिन वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, उससे बाद में ATP बनाओगे ETS का यूज़ करके। यहाँ पे नो ATP डायरेक्टली सिंथेसाइज। ठीक है, डायरेक्टली ATP नहीं बनी है, डायरेक्टली नो ATP डायरेक्टली सिंथेसाइज। कॉमन स्टेप है सारे काइंड के मेटाबॉलिज्म के लिए, फॉर ऑल काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म, दैट इज चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, चाहे प्रोटीन हो, वो तीनों आकर के इसी पॉइंट पर जुड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉमन पॉइंट क्या है, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, उनके टूटने पे वो सारे के सारे आखिर में कहाँ आकर मिलते हैं एनर्जी बनाने के लिए। तो दिस इज द स्टेप जहाँ पर सारे तीनों आकर के क्या हो गए थे, मिल रहे थे। तो ये वो स्टेप होता है। ठीक है, अब क्रैब साइकिल के कुछ पॉइंट देख लेते हैं। क्रैब साइकिल को TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। ये कहाँ रन करती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर रन करती है। आई टोल्ड यू
एसिटाइल कोएंजाइम ए इज़ द एंट्रेंस मॉलिक्यूल, है ना। इसने क्या किया था, इसने एसिटाइल कोएंजाइम ए जो बना था इसने एंट्री की थी साइकिल के अंदर, फिर आकर के आगे पूरी साइकिल रन की थी। तो दिस इज द एंट्रेंट मॉलिक्यूल, वेयर एज द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज द फर्स्ट सबस्ट्रेट एंड द लास्ट प्रोडक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट भी, फर्स्ट सबस्ट्रेट भी यही है जो एंट्री करेगा, इसके साथ मिलेगा, और लास्ट प्रोडक्ट भी यही है। ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो एंट्री करने के लिए भी एसिटाइल कोएंजाइम के साथ यही जुड़ा था, और जब पूरी साइकिल आपने रन करवाई थी तो लास्ट प्रोडक्ट भी यही था, ठीक है। उसके अलावा ऑल द एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, बट देर इज़ वन एक्सेप्शन, बिकॉज ये एक्सेप्शन है तो पूछ ली जाती है। एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, दैट इज अ मार्कर एंजाइम, इसको मार्कर एंजाइम भी बोलते हैं, एंड इट प्रेजेंट ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैम्ब्रेन, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो CO2 प्रोडक्शन की बात करो तो ग्लाइकोलिसिस में तो देखो कोई CO2 प्रोड्यूस नहीं हुई थी। फर्स्ट टाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए में 2 CO2 प्रोड्यूस हुई थी, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल लेकर के चलोगी ना, तो एक PGL का ले लो, एक DHAP का ले लो। PGAL से आपकी PGL से पूरी एक साइकिल रन की हो गई तो सब कुछ बना होगा, फिर DHAP को भी PGL में कन्वर्ट कर दो, फिर से साइकिल को रन करवाओ, फिर से बना होगा सब कुछ, यानी सब कुछ 2 बार बना है। तो हमने दो बार साइकिल रन कराई है, हमने सब कुछ 2 बार 2 मॉलिक्यूल के साथ साइकिल रन कराई है साइमल्टेनियसली। एक साइड एक PGL से चल रही है, दूसरी साइड DHAP से चल रही है, तो आपको सब कुछ सिमिलर मिल रहा है, तो आप सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आप 2 बार थोड़ी दिखाओगे साइकिल रन कराते हुए, आप एक ही बार दिखाओ, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपके 2 CO2 बने थे, इससे पहले कहीं पे भी CO2 नहीं बना था, ठीक है। 2 CO2 यहाँ बने थे। उसके बाद अगर ध्यान से देखोगे ये तो लिंक रिएक्शन थी, और जो आपकी क्रैब साइकिल है उसमें 2 CO2 यहाँ बने होंगे और 2 CO2 यहाँ बने होंगे, ठीक है। तो 4 CO2 बने हैं, तो वही देख लेते हैं क्या है। क्रैब साइकिल में 4 CO2 बने हैं और एसिटाइल कोएंजाइम में 2 CO2 बने हैं, तो टोटल CO2 6 बने हैं, ठीक है। रिड्यूस्ड कोएंजाइम ए क्या है, 12 रिड्यूस्ड कोएंजाइम ए होंगे, क्योंकि बेसिकली जब आपने इसकी बात करोगे तो आगे जाओगे, आगे जाने पे आपको कोएंजाइम ए की रिक्वायरमेंट आती रहेगी, लेकिन ये पूछा नहीं जाता है क्वेश्चन। रिड्यूस्ड कोएंजाइम ए, बस इतना याद रखना, जितने आपके पास NADH2 होंगे या FADH2 होंगे उतने ही कोएंजाइम ए होंगे, यानी टोटल मिला दो सारे लिंक रिएक्शन से लेकर के क्रैब साइकिल तक, जितने NADH2 और जितने FADH2 बने होंगे बेसिकली हमारे पास उतने ही क्या होंगे, रिड्यूस्ड कोएंजाइम ए होते हैं, ठीक है। टोटल एनर्जी प्रोडक्शन की बात करें, आप पहले हम काउंट करेंगे कि डायरेक्ट ATP कितनी बनी है, फिर हम काउंट करेंगे कि NADH2 या FADH2 से हमारे पास एनर्जी कितनी बनेगी। तो पहले हम करते हैं सबस्ट्रेटिव फॉस्फोराइलेशन। देखो ग्लाइकोलिसिस में इफ यू रिमेंबर हमारे पास 2 पाथवे थे, एक था जिसमें आप एनर्जी दे रहे थे और दूसरा था जिसमें आप एनर्जी बना रहे थे। तो ATP डायरेक्ट हम जब दे रहे थे तो हमने 2 ATP खर्च की थी, और याद हो अगर ध्यान से तो 4 ATP बनाई थी। उन 4 ATP में से जो 2 ATP खर्च कर दी थी आपने, तो उसमें टोटल आपके पास क्या बचा था, 2 ATP बची थी। जिन बच्चों को नहीं याद है बता देती हूँ, 1 ATP यहाँ खर्च की थी, 1 ATP यहाँ खर्च की थी, और 2 मॉलिक्यूल के साथ आगे बढ़े थे, तो 2 ATP यहाँ बनाई थी, 2 ATP यहाँ बनाई थी, तो टोटल 4 बनाई थी, और उसमें से 2 खर्च हो गई थी, तो टोटल कितनी बची थी, नेट गेन कितना था, 2 ATP का था। अब यही हमने आगे देखा, सबस्ट्रेटिव फॉस्फोराइलेशन में ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP बनी, 2 ATP डायरेक्ट, है ना। एसिटाइल कोएंजाइम ए जब आपने लिंक रिएक्शन बनाई पायरुविक एसिड से, जब आप लिंक रिएक्शन पे पहुंचे, क्या यहाँ पे कोई ATP दिख रही है आपको, कोई GTP दिख रही है, नहीं दिख रही ना, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 ATP है, कोई ATP नहीं बनी है। क्रैब साइकिल में जाओ, क्रैब साइकिल में GTP बनी थी, ATP नहीं बनी थी। क्रैब साइकिल में GTP बनी थी, ATP नहीं बनी थी। दिस वॉज अ स्टेप, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड पे जब आपने एंट्री की थी, तो इफ़ यू रिमेंबर GDP का यूज़ करके सक्सिनाइल थायोकाइनेज से GTP बन गई थी, ATP नहीं बनी थी, विच इज़ इक्विवेलेंट टू ATP, नॉट ATP, राइट। तो टोटल कितनी हो गई, 2, क्योंकि 2 बार रन कराई थी साइकिल। तो फाइनली हमारे पास कितने ATP बने सबस्ट्रेटिव फॉस्फोराइलेशन से, टोटल 4 बने ना। अब ऑक्सीडेटिव पे आ जाओ, ऑक्सीडेटिव का मतलब है अब आप NADH2 को तोड़ते चलो, एक NADH2 से 3 ATP, 2 NADH2 से एक NADH2 से 3 ATP और एक FADH2 से 2 ATP, ये कैलकुलेशन याद रखना। अब सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस में देखते हैं कितने NADH2 बने थे। तो अगर आपको ये सब समझ आ गया ना, सब समझ आ जाएगा। तो ग्लाइकोलाइसिस में देखो
हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेप था जहाँ पे मैंने NAD+ का यूज़ करके NADH2 बनवाए थे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और क्योंकि दो दो मॉलिक्यूल थे तो यहाँ 2 NADH2 बने होंगे। तो क्या मैं इसको लिख लूँ? देखो, तो पहला ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH2 बने, एक NADH2 3 ATP देता है, 2 NADH2 6 ATP देंगे। करेक्ट, डन। ये इंपॉर्टेंट एक्चुअली, इसलिए मैं इस पर जोर दे रही हूँ क्योंकि ये पूछते हैं। दूसरा, एसिटाइल कोएंजाइम ए का जब आपने फॉर्मेशन किया तो ड्यूरिंग द लिंक रिएक्शन में अगर आपको याद हो तो डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स था जिसने NAD+ का यूज़ करके NADH2 बनवाया था। इसका मतलब यहाँ पर भी, ये मैंने एक्चुअली गलत लिखा है, यहाँ पे आप सिर्फ NAD लिख दो, प्रोटॉन तो वो ले लेगा, NAD का यूज़ करके आप डायरेक्ट NADH2 बनवा दो। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी एक बार रन करेगी, अगर PGL मॉलिक्यूल को यूज़ करके साइकिल को एक बार रन कराया है तो एक NADH2, अगर PGL को DHAP को भी PGL में कन्वर्ट करके साइकिल को रन करा दिया तो 2 बार साइकिल रन करा रहे हो तो 2 NADH2, यानी लिंक रिएक्शन पे भी आपके 2 NADH2 बने थे। तो 2 × 3 = 6 ATP। ठीक है, और ये टूटेंगे, ये तोड़ करके ATP कहाँ बनेगा? ETS का यूज़ करके ये ATP बनाया जाता है, जिसको मैं आगे पढ़ाऊंगी बाद में। ETS का यूज़ करके आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कराया जाता है। ठीक, अब टोटल कितने हो गए? ये हो गए, ये ग्लाइकोलिसिस में बना, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए वाला आपको यहाँ पे मिला। क्रैब में देखते हैं अब, क्रैब में कितने NADH2 हैं और कितने FADH2 हैं। देखो, क्रैब में 3 स्टेप ऐसे थे जहाँ पे NADH2 बना था। एक तो ये वाला स्टेप था जहाँ पे NADH2 बना था आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड। एक स्टेप ये था जहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से आपका क्या बना था? सक्सिनाइल को एंजाइम ए बना था। तो इस स्टेप पर भी क्या हुआ था? NADH2 बना था। ठीक है, एक स्टेप ये था जहाँ पे मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में जब आपने इसको कन्वर्ट किया था तब आपका NADH2 बना था। तो 3 स्टेप तो ऐसे थे, आइसोसिट्रिक से ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक से सक्सिनाइल कोएंजाइम में, और मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जहाँ पे 3 NADH2 बन रहे हैं। लेकिन ये तो एक साइकिल रन करने पे बन रहे हैं ना, आपके पास तो 2 मॉलिक्यूल ने एंट्री की है तो आपके 2 साइकिल रन करेंगे। तो ये सारे क्या हो गए? 2 यहाँ बने होंगे, 2 मॉलिक्यूल यहाँ बने होंगे और 2 मॉलिक्यूल, यानी टोटल 6 मॉलिक्यूल NADH2 के बने होंगे। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास सक्सेनिक एसिड की प्रेजेंस, सक्सेनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनाते टाइम एक FADH2 एक साइकिल में बन रहा था। साइकिल 2 बार रन हो रही है तो मुझे 2 FADH2 मिलेंगे। तो क्या मैं अब इस कैलकुलेशन को लिख लूँ कि पूरी क्रैब साइकिल में 6 NADH2 और 2 FADH2 मुझे मिले हैं। पूरी क्रैब साइकिल में 6 NADH2 और 2 FADH2 मुझे मिले हैं। एक NADH2 से 3 ATP, 6 NADH2 से 18 ATP, एक FADH2 से मिलती है 2 ATP, तो 2 FADH2 से मिलेगी 4 ATP। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जितनी भी ATP अगर उनको कैलकुलेट कर दूं तो ये बन गई 34 ATP, और डायरेक्ट वाली भी साथ में जोड़ दूं तो टोटल ATP हो गई 34 + 4 = 38 ATP। तो आपके पास स्टार्टिंग वाली जो इक्वेशन थी, इफ़ यू रिमेंबर, दिस इज़ योर स्टार्टिंग इक्वेशन, जहाँ पे मैंने लिखा था कि पूरा ग्लूकोज को तोड़ दोगे अगर तो 36 से 38 ATP मिलती है। ठीक है, 36 से 38 ATP मिलती है। 3 स्टेप में मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ बना है ये NADH2, और 4th स्टेप ETS जो होता है वो बताता है कि कैसे तोड़ोगे NADH2 को एनर्जी बनाने के लिए। अब एक जगह आपने 38 के अलावा 36 भी देखा। 36 एक्चुअली क्या है, कई बार क्या होता है ना कि जो आप जब प्लांट जो एनर्जी बना रहा होता है तो वो NADH2 की बजाय उसको FADH2 में कन्वर्ट कर देता है और फिर एनर्जी बना लेता है। तो होगा क्या, कहीं ना कहीं आपके पास एक NADH2 की कमी हो जाती है और वो 3 ATP देने के बजाय 2 ATP देने लग जाता है FADH2 में कन्वर्ट होके। तो ऐसी कंडीशन में, इन रियलिटी ऐसी कंडीशन में एनर्जी जो होती है वो 36 हो जाती है, और ये डिपेंड करता है आपके शटल सिस्टम के ऊपर। 38 ATP जब बनती है तो वो बनती है मैलेट शटल सिस्टम के थ्रू, और जब 36 ATP बनती है तो वो बनती है आपकी ग्लिसरेट शटल सिस्टम के थ्रू। तो 2 शटल सिस्टम रन करते हैं सेल के अंदर, एक होता है मैलेट शटल सिस्टम जो 38 ATP प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और एक होता है ग्लिसरेट शटल सिस्टम जो 36 ATP प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो चलिए थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करेंगे इन सब चीज़ों को भी। आई होप मैं आपको मैलेट सिस्टम समझा दूँ पहले। तो देखो,
मैलेट शटल सिस्टम समझ लेते हैं। शटल सिस्टम क्या है? इट इज़ यूज्ड टू फीड NADH2। आप NADH2 डालो फ्रॉम साइटोप्लाज्म या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से आपने डाला, फॉर्म्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। NADH2 याद है आपको, ग्लाइकोलिसिस में बना था साइटोप्लाज्म में। अगर NADH2 ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में जो बना है वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जाता है और ETS को फॉलो करता है। ETS ही वो एक ऐसी रिएक्शन है जो NADH2 को तोड़ के ATP बनवाएगी। बस इतना याद रखो अभी के लिए कि NADH2 टूट के ATP कहाँ बनाता है? ETS के अंदर, ठीक है। तो जब ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे जो 2 NADH2 बने थे स्टार्टिंग फर्स्ट प्रोसेस में जब बने थे, तो उनको जब आप ETS में एंट्री कराते हो इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्योंकि ETS कहाँ चलता है? दोनों मेम्ब्रेन के बीच में चलता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के बीच में। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो डिपेंड करती है कि कौन सा सिस्टम चल रहा है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट या फिर मैलेट एस्पार्टेट शटल। अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट चलेगा तो 36 ATP बनाएगा, मैलेट एस्पार्टेट शटल चलता है तो 38 ATP बनाता है। देखो कैसे, जैसे सपोज ये है क्योंकि यहाँ पे बीच में इन दोनों के बीच में ETS चल रहा है ना, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपका क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, अंदर की तरफ क्या है? मैट्रिक्स है, और बाहर की तरफ क्या है? साइटोप्लाज्म है। बाहर की तरफ आपका क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस से क्या बना? NADH2 बना। NADH2 आपका PGL जो है, जब DHAP जो प्रोडक्ट था ग्लाइकोलिसिस में वो PGL में कन्वर्ट हुआ और वो PGL अंदर जाकर के डायरेक्ट बना। अंदर एक एंजाइम बैठा हुआ है जिसको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर ये रहा, इसको हम बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, द ओनली एंजाइम which is present in the inner mitochondrial membrane। तो ये क्या है? जो Krebs साइकिल का एक एंजाइम है, बट ये प्रेजेंट कहाँ होता है? मैट्रिक्स में प्रेजेंट नहीं होता, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या हुआ? PGL जब एंट्री करता है, PGL अंदर एंट्री करता है तो यहाँ पे एंजाइम बैठा हुआ है। अब ये एंजाइम इसको NADH2 आपने फीड किया, ग्लाइकोलिसिस में आपने NADH2 फीड किया, लेकिन ये जाकर के इसको अंदर FADH2 में कन्वर्ट कर देता है। यानी आप दे तो NADH2 रहे हो लेकिन ये FADH2 में कन्वर्ट हो रहा है। अंदर बहुत सारी लॉन्ग प्रोसेसेस होती हैं। अगर ये पूरा NADH2 आपने फीड किया, मतलब बाहर से आपने एक NADH2 दिया जो कि इक्विवेलेंट है 3 ATP के, लेकिन अंदर जाकर के उसने FADH2 बना दिया विच इज इक्विवेलेंट टू 2 ATP, तो नंबर घट गया ना। तो इसीलिए ये हो गया 36 ATP। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में आपके पास 36 ATP आएगी अगर शटल सिस्टम कौन सा है? ग्लिसरॉल। बट सपोज अगर ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड Krebs साइकिल का एस्पार्टेट फिर मैलेट, अगर ग्लाइकोलिसिस का एंट्री करता है, ग्लाइकोलिसिस का NADH2 एंट्री करता है तो FADH2 में अंदर जाकर के कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर वो Krebs साइकिल का NADH2 एंट्री कर रहा है, मैलेट की फॉर्म में गया, अंदर जाकर के वो NADH2 ही रहेगा। यानी सपोज इतना समझ लो, कैसे समझाऊं? ओके, तो ऐसे समझ लो कि अगर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना वो एस्पार्टेट और फिर मैलेट में कन्वर्ट हो रहा है, उस टाइम पे जो NADH2 बना है वो जब अंदर जाता है कहाँ पे? मैट्रिक्स के अंदर, तो वो मैलेट से एस्पार्टेट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में ही रहता है और NADH2 ही देता है। तो सेल के अंदर पहुँच के वो हमें NADH2 ही देता है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। तो 38 ATP। कौन सा शटल सिस्टम? मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम। बट अगर एनर्जी का लॉस होगा तो उसका मतलब है कि आपका ग्लिसरॉल फॉस्फेट पाथवे चल रहा है और उसकी वजह से 36 ATP। ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं डिटेल नहीं जा रही हूँ, बट थोड़ा सा समझा दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो पॉइंट्स हैं इसके बारे में कि NADH2 जो होता है ना, ये वाला, इट इज़ इम्परमिएबल टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, यानी कि वो मैट्रिक्स के अंदर नहीं जा सकता, इम्परमिएबल होता है। वाया मेम्ब्रेन के थ्रू, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं जा सकता, इसलिए उसको एक शटल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है वर्क करने के लिए। तो NADH2 डायरेक्ट तो नहीं जा पाएगा, उसको एक शटल सिस्टम रन करवाना पड़ेगा। प्रोकैरियोट में शटल सिस्टम एब्सेंट होता है क्योंकि वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होती ही नहीं है, वहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर ही नहीं है। हैंस ATP प्रोडक्शन इज 38 ATP। तो वहाँ पे कोई शटल सिस्टम रन नहीं कर रहा तो वहाँ हमेशा 38 ATP ही बनेगी। यूकैरियोट एंड प्लांट के अंदर 36 ATP बनती है, डिपेंड करता है कौन सी जगह है, ठीक है। एनिमल्स में ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल जो है वो ब्रेन के अंदर चलता रहता है। हमेशा हमारे ब्रेन में ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम चलता है जो कितनी एनर्जी देता है? वो देता है 36 ATP।
और मैलेट एस्पार्टेट शटल जो होता है वो कार्डियक मसल्स, किडनी, लीवर, क्योंकि इनको ज़्यादा फंक्शन करना होता है, वर्कलोड इन पे ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से मेटाबॉलिज्म में वर्कलोड करना होता है, पंपिंग करनी होती है ब्लड की, तो इसीलिए यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे हमेशा चलता है कार्डियक साइकिल, कार्डियक मसल, किडनी और लीवर के अंदर हमेशा चलता है मैलेट एस्पार्टेट शटल, जो आपको 38 ATP देता है। तो ये 38 ATP देगा और ये 36 ATP देता है। ठीक है, तो जो इक्वेशन में 36 और 38 लिखते हैं ना, तो वो आपको समझ आना चाहिए कि वो मैलेट शटल सिस्टम या फिर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम की वजह से चलता है। एनर्जी कैलकुलेशन शायद मैंने लिखा भी हो जब मैंने आपको बताया था, गिव मी 1 सेकेंड। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो ना अपनी इक्वेशन में, तो यहाँ पे यू कैन राइट कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये किस वजह से है, ईदर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम चलेगा, शटल सिस्टम, और मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम, तो उसकी वजह से आपके पास ये एनर्जी करेंसी इस तरीके से आती है। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन अभी आपको समझ आने लगी है कि हो क्या रहा है। 6 CO2 अगर याद हो, अभी मैंने जब आपको कैलकुलेशन कराया है पूरा, ये देखो यहाँ पे गिरा 6 CO2 प्रोड्यूस हो गए, 6 CO2। वाटर भी प्रोड्यूस होते हैं बट वो आपके नॉर्मली हम कैलकुलेट नहीं करते हैं इतना, है ना, तो ये भी दिखा रखा है 6H2O। और 38 ATP बनेगा कैसे, उसके बारे में अभी डिटेल डिस्कशन चल रहा है। तो प्रोकैरियोट में 38 ATP, क्योंकि वहाँ पे साइटोप्लाज्म और मीजोजोम ही होते हैं, वहाँ पे ऐसा कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती। यूकैरियोट में 36 ATP बनते हैं ब्रेन के अंदर, 38 ATP बनते हैं किडनी, लिवर और हार्ट के अंदर। प्लांट में 36 ATP नॉर्मली रन करता है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम चलता है, उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। एनिमल में मैंने बता दिया है क्या क्या चलता है। यूकैरियोट जो होते हैं नॉर्मली, ज़्यादातर यूकैरियोट्स में हमेशा 36 ही चलता है। ठीक है, अब एनर्जी अकाउंट कर लें एक बार थोड़ा सा, अभी थोड़ी देर पहले भी बता दिया है, फिर से बता देती हूँ। जैसे सपोज ये पूरा साइटोप्लाज्म है, जहाँ पे कौन सी रिएक्शन चलेगी, ग्लाइकोलिसिस चलेगी। उसके बाद ये है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये है जो इनफोल्डिंग्स है, ये आपकी शो कर रही है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को। तो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले कहाँ से शुरू करोगे, क्रैब साइकिल और ग्लाइकोलिसिस से शुरू करते हैं। ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH2 बने थे। ठीक है, फर्स्ट एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, उससे 2 NADH2 और 2 ATP बने थे। नेट गेन बता रही हूँ, 2 ATP बने थे। ATP तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन था, वो तो निकल लिया। NADH2 को एंट्री कराओगे ATS में, जो इन दोनों के बीच में चलेगी। यहाँ अंदर क्रैब साइकिल चल रही है, इन दोनों के बीच में ETS चल रही है। ठीक है, अब NADH2 डिपेंड करता है कि डायरेक्ट तो वो जा नहीं सकता अंदर, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू जो बना है वो डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकता, उसको या तो ये रन पाथवे फॉलो करना पड़ेगा या फिर ये वाला पाथवे। अगर वो कार्डियक यानी हार्ट के अंदर है या किडनी के अंदर है तो वो ये वाला पाथवे फॉलो करेगा, बट अगर वो ब्रेन के अंदर है तो वो ये वाला पाथवे फॉलो करेगा। लिखना चाहो तो लिख लो, अगर वो ब्रेन सेल्स हैं वहाँ पे हो रहा है सब कुछ तो वो ये होगा, बट अगर ये कार्डियक है और या फिर ये किडनी है या फिर ये लिवर है तो ये मैलेट को फॉलो करेगा। ठीक है, लिवर है तो ये मैलेट शटल सिस्टम को फॉलो करेगा। अब मैलेट के अंदर जाएगा तो NADH2 एज इट इज चला जाएगा। अगर ये ग्लिसरेट को फॉलो करेगा तो NADH2 कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में। आगे पूरी क्रैब साइकिल रन होगी। अब FADH2 4 ATP, एक FADH2 2 ATP, 2 FADH2 4 ATP, एक NADH2 3 ATP, 2 NADH2 6 ATP। ये पूरे आफ्टर माइटोकॉन्ड्रियल आफ्टर ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको क्या देंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करके ये इतनी एनर्जी दे देंगे। ठीक, उसके बाद अब आपका बना लिंक रिएक्शन में 2 NADH2 बने थे, तो 2 NADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू क्या करेंगे, 6 ATP बना देंगे। क्लियर, 6 ATP डायरेक्ट बना देंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये करा देंगे, इसको आप बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन OPL। ठीक, तो यहाँ पे तो कोई डायरेक्ट ATP बना नहीं था, सिर्फ NADH2 बना था, तो 2 NADH2 ने ETS रन करा के 6 ATP बना दिए। अब आप आ जाओ क्रैब साइकिल में। क्रैब साइकिल अंदर चल रही है माइटोकॉन्ड्रिया के, तो मैंने वही पोजीशन बनाई हुई है कि पहला ग्लाइकोलिसिस, फिर लिंक रिएक्शन और फिर क्रैब साइकिल। अब क्रैब साइकिल में आपको याद हो तो 6 NADH2 और 2 FADH2 और 2 ATP डायरेक्ट बने थे, GTP एक्चुअली GTP यहाँ पे बने थे।
तो GTP तो है आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, वो तो निकल लिया। 6 NADH2 माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में आया, यानी ETS यहाँ चली और 3 ATP बने, सॉरी 18 ATP बने, 2 FADH2 से 4 ATP बने। तो सो टोटल ATP कितना हो गया, 2 ATP, 4 ATP, 6 ATP, 18 ATP, 4 ATP और 6 ATP। तो जोड़ लो इनको, 2, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 18, 22 और 10 32, 32 और 6 36। तो इस तरीके से आपके 36 ATP रन करेंगे, और अगर मेलिट शटल है तो 38 ATP रन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, देखते हैं आगे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और पूरा चैप्टर कवर कराएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।